नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बलिया के दौरे पर थे, जहां उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। बीजेपी के लोग किसी को भी फंसा सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। जीरो टॉलरेंस कहते हैं करप्शन के लिए। ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है। और जब एसडीएम और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों, और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने, जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं। क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की ऑफिस को तोड़ेगा? कि जिस एसडीएम या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई। कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी खुद ही कहते हैं 46 में 56, उन्हें गिनती की जानकारी कम है। उनसे सवाल पूछो कुछ, जवाब देते कुछ। और प्राइमरी स्कूल आप देख लीजिए, बच्चों की संख्या कम हो गई। इंटरमीडिएट में देख लो, बच्चों की संख्या कम हो गई। ITI पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वालों की संख्या कम हो गई। आखिरकार आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? अमेज़न जैसी कंपनियां, या अमेज़न न बोलूं मैं, या जो नए तरह का व्यापार बिजनेस हो रहा है उसमें नौकरियां रोजगार हैं। तो सरकारों को जो परिवर्तन और बदलाव लाना चाहिए वो नहीं ला रहे। वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से शिक्षा को देना चाहते हैं। अगर वो आइडियोलॉजी के हिसाब से शिक्षा दोगे तो हमारे समाज और देश का भला नहीं होगा। नौकरी रोजगार कैसे मिले उसकी अगर व्यवस्था करोगे, शिक्षा उस तरह की, तो शायद नौकरी रोजगार मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी दी गई थी। यूनिवर्सिटी सफाई सरकार में देना शुरू हुआ। इस सरकार की जिम्मेदारी है इस यूनिवर्सिटी को और कैसे बड़ा किया जाए, इसमें और नए कोर्सेज कैसे लाए जाएं जिससे बलिया और आसपास के पूर्वांचल के नौजवानों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती। और आज जिस एजुकेशन की जरूरत है, क्वालिटी एजुकेशन, वो मिल जाती है। जिस कोर्स से नौकरी रोजगार मिल जाए उस तरह की व्यवस्था और ट्रेनिंग होती। ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर अब फैसला 24 जनवरी को आएगा। आपको बता दें कि 3 जनवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अगला फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो वहीं एएसआई ने कोर्ट से हाईकोर्ट का हवाला देते हुए 4 हफ्ते का समय मांगा था, जिसके बाद आज जिला जज ने अपना आदेश सुनाते हुए 24 जनवरी को इस मामले पर सभी पक्षों को सुनने की बात कही। तो वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता विकास चौबे ने हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा। ज्ञानवापी प्रकरण मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई होनी थी जिला अदालत में, लेकिन कहीं ना कहीं अब अगली तारीख 24 तारीख की नियत कर दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी हैं। सर, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, न्यायालय में जो आदेश करना था उन्होंने आदेश कर दिया है। 3 बिंदुओं पर आदेश करना था। पहला तो जो मछलियाँ सड़ रही हैं और वह जो खाने में उनकी बदबू आ रही है, इस पर इंतजामिया का प्रार्थना पत्र था कि इसको जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से सील है इसको सफाई का दे दिया जाए। इस पर मेरी घोर आपत्ति थी, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 2 जनवरी को विष्णु शंकर जैन हस्तक जैन अधिवक्ता द्वारा दिया गया था याचिका, क्योंकि वहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट से सील है तो यहाँ आप नहीं आदेश दे सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि 24 जनवरी को सुनेंगे। दूसरा, और प्रार्थना पत्र एसआई द्वारा दिया गया था कि मुझे 4 सप्ताह का मौका दे दिया जाए। इसके बीच में जो एसआई रिपोर्ट दाखिल हुई है इस रिपोर्ट को ओपन न किया जाए, किसी भी स्थिति में न वादी न प्रतिवादी किसी को न दिया जाए। इस पर उन्होंने कहा कि मैं 24 को सुनूंगा तो पुनः करूँगा। और एक प्रार्थना पत्र जो था शैलेंद्र पाठक व्यास वाला, उसमें भी उन्होंने अभी आदेश नहीं किया है। आदेश हम कल परसों में कर देते हैं, उन्होंने मंडे को बोला है। और एक जो उन्होंने यह आदेश किया है कि जो मुकदमा नंबर 610 में रिपोर्ट दाखिल करनी है उस रिपोर्ट को दाखिल कर दें, एसआई द्वारा दाखिल कर दिया जाए। 24 को सुनेंगे कि पब्लिक डोमेन पर रखा जाए कि न रखा जाए, इसको पब्लिक किया जाए न किया जाए, वादी और प्रतिवादी को किस शर्त के साथ दिया जाए, इस पर 24 को सुनने के बाद आदेश करेंगे। सर, जिस तरह से तारीख अभी टल की 24 तारीख को इस पूरे मामले को सुनेंगे, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो एएसआई ने समय मांगा था 4 हफ्ते का, तो वैसे ही हो जाएगा? 3 सप्ताह तो हो ही जाएगा। 3 सप्ताह तो हो गया, लेकिन अब न्यायालय है, न्यायालय के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है और न्यायालय का आदेश सर्वोपरि आदेश है।
तो हार्ड कॉपी की बिंदुओं को लेकर क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी 24 को ही सुनेंगे हार्ड कॉपी पर भी, बाकी बिंदुओं पर 24 पर ही सुनने के लिए कहा है। कितने आश्वस्त है? एक तरफ रामलला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, रामलला विराजमान हो रहे हैं, एसआई सर्वे का पूर्ण योगदान रहा है, एसआई सर्वे की रिपोर्ट वहाँ बतौर साक्ष्य पढ़ी गई है और उस मुकदमे के आदेश में अहम उसका भूमिका रहा है, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ और प्रसन्नता भी है। 22 को रामलला का वहाँ जो है प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, 24 में सुन। तो बिल्कुल देखिए, ये हमारे साथ अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जो कि बता रहे थे कि कहीं ना कहीं 24 तारीख को जो सुनवाई होगी, 24 तारीख को जो बहस होगी वो निश्चित तौर पर ही इनके पक्ष में होगा। और जो जिस पूरे बिंदुओं को लेकर एएसआई ने एप्लीकेशन दायर की है, कोर्ट में 4 हफ्ते का समय मांगा है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि जिला अदालत से इनको समय मिलता है नहीं मिलता। साथ ही साथ जो हार्ड कॉपी से जो है रिपोर्ट लेने की जो बात सामने आ रही थी दोनों पक्षों द्वारा, उसके ऊपर भी 24 तारीख को ही जो है कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। साथ ही साथ एक और बात, 1991 का जो मामला था जिसमें हाईकोर्ट ने एएसआई को आदेशित किया था कि आप सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की कोर्ट में जाइए और वहां से अगर आप कुछ आदेश लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरे राउंड का सर्वे है वो जारी हो सकता है। और एक एक करके 3 बिंदुओं पर सुनवाई के बाद, बहस के बाद एक बार फिर से 24 तारीख की जो है तारीख नियत की गई है, जब 24 तारीख को बहस होगी और इस पूरे मुद्दे को लेकर अदालत जो है एक अपना अंतिम आदेश पर पहुंच सकती है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। तो वहीं अगली खबर बरेली से है, जहां राम मंदिर का कई मुस्लिम नेताओं ने स्वागत किया है। तो वहीं एक सवाल पर तौकीर रजा ने कहा, राम मंदिर बन गया है, इसका हम भी स्वागत करते हैं और स्वागत करना भी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। पूरी दुनिया में जो हिंदू बसते हैं उन सबकी आस्था का केंद्र है राम मंदिर, जिसका शिलान्यास होने से आज तक हिंदुस्तान किन किन परेशानियों से गुजरा, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि हिंदू समाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन जो लोग 1000 मस्जिदों की लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आगे किसी भी मस्जिद पर दावेदारी की जाती है या उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राम मंदिर बन गया है, इसका हम भी स्वागत कर रहे हैं, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। पूरी दुनिया में जो मुसलमान हिंदू बसते हैं उन सबकी आस्था का केंद्र है। तो राम मंदिर का शिलान्यास होने से आज तक हिंदुस्तान किन किन परेशानियों से गुजरा, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहता हूँ, हिंदू समाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, सियासत अपनी जगह है, लोगों ने सियासत के लिए तमाम खेल खेले हैं, लेकिन वो एक आम हिंदू जो तमाम तकलीफ़ें और परेशानियाँ उठाता था, आंसू गैस भी चल रहा है, गोली भी चल रही है, लाठी भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद वो राम के नाम पर निकल के आता था। उस राम भक्त को मैं सलाम करता हूँ और उसकी खुशी में मैं बराबर का शरीक हूँ। साथ ही मैं ये कहता हूँ कि राम मंदिर के रामलला की आस्था जिन लोगों के दिलों में थी, उन लोगों की आस्थाओं का एहतराम हमने किया है और ऐसे ही हमारी आस्थाओं का भी उन लोगों को एहतराम करना चाहिए। तो रामलला से मोहब्बत की बुनियाद पर हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया और अपने मुल्क को फितना व फसाद से बचाने के लिए कुर्बानी दी और नतीजा ये है कि आज हिंदुस्तान में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का वक्त आया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम राम भक्त, लेकिन साथ ही इतनी पीड़ा भी है लोगों के दिलों में, ख़ास तौर से जितने शंकराचार्य हैं, मैं देखता हूँ कि उनके दिलों में काफ़ी पीड़ा है, क्योंकि उनके मजहब के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का जो मामला है वो शंकराचार्यों की जिम्मेदारी है, उनके द्वारा किया जाना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि गाजियाबाद में हिंडन एलिवेटेड रोड पर बैलगाड़ी, रिक्शा, तांगा, ई रिक्शा, ऑटो और ट्रैक्टर ट्रॉली के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि ये नियम 10 जनवरी से लागू होगा, जिसके बाद अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के अपर पुलिस उपायुक्त यातायात वीरेंद्र कुमार ने पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन ने एलिवेटेड रोड पर बैलगाड़ी, रिक्शा, तांगा, ई रिक्शा, ऑटो और ट्रैक्टर ट्रॉली को प्रतिबंधित किया है।
तो वहीं अगली खबर हजारीबाग से है, जहां भगवान श्री राम का ध्वज हजारीबाग से अयोध्या नगरी जाएगा। आपको बता दें कि शहर के मेन रोड खंडेलवाल बुक डिपो के समीप हजारीबाग हैंडलूम अग्रवाल में 45 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी ध्वज को बनाया जा रहा है। तो वहीं यह ध्वज अयोध्या नगरी में 100 फीट लंबी बांस तथा स्टील के पाइप में लगाया जाएगा और इसके बाद इसे लगा करके लहराया जाएगा। वहीं अगला मामला मेरठ से है, जहां मेरठ नगर निगम में बीते दिनों बैठक हुई थी जिसके दौरान पिटाई और जाति सूचक शब्द को लेकर हुए बवाल के विरोध में दलित समाज का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे जमकर लगाए गए। साथ ही दलित समाज पर अत्याचार बंद करो को लेकर के इसका नारा भी लगाया गया, जहां मेरठ कमिश्नरी पार्क में प्रदर्शन भी किया गया। पूर्व विधायक योगेश वर्मा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। फिलहाल बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री ने समीक्षा बैठक में भाग लिया। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सपा सांसद के बयान पर पलटवार किया और कहा कि ईवीएम पर उठे सवाल को निराधार बताया। जब भी चुनाव आते हैं तब ईवीएम पर सवाल उठ जाते हैं। साथ ही बीएचयू में हुई घटना को लेकर कहा कि हमारे बीजेपी कार्यकर्ता थे, जब भी हमने उन्हें जेल भेजा है। और ओम प्रकाश राजभर को लेकर कहा कि हमारे एनडीए में शामिल हुए हैं और उनका सम्मान बरकरार है। वहीं भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले विधायक ने सार्वजनिक स्थान पर माफी मांगी। देखिए, जो भी राम मंदिर का मतलब 500 वर्षों से अधिक के समय से भारत की पहचान, सनातन संस्कृति का प्रतीक, इस मंदिर को भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता का स्वरूप देते हुए 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से उसका लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आज की वर्तमान सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, चाहे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, इसका मूल सिद्धांत मार्गदर्शन ये कि हम अपनी सनातन संस्कृति को मजबूत करते हुए, अपनी विरासत को संवर्धित करते हुए देश और प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसी ऊंचाइयों को छूते हुए ग्लोबल लीडर एक तरफ भारत बनने के लिए अग्रसर हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश भी देश का ग्रोथ इंजन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर और संभल में कल्की धाम मंदिर के निर्माण के मौके पर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि राम का विरोध करने वाले असुर हैं और असुरों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो वहीं उन्होंने कहा कि समाजवादियों की भगवान राम में कोई आस्था ही नहीं है। देखिए, भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण भेजने के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं श्री राम जन्मभूमि न्यास का, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का आभार व्यक्त करता हूं। मैं वहां अगर मुझे निमंत्रण नहीं मिलता तब भी दर्शन करने जाता, लेकिन ये परम सौभाग्य का विषय है, मेरा परम सौभाग्य। तो वहीं अगली खबर लुधियाना से है, जहां 67वें नेशनल स्कूल गेम्स की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैस ने नेशनल स्कूल गेम्स का उद्घाटन किया। तो वहीं इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों एवं प्रमुख संस्थानों की टीमें भाग ले रही हैं। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने बेनती है प्लीज थोड़ा जा पीछे होके रास्ता दे दो ताकि बच्चे। दूसरी टीम है अरुणाचल प्रदेश टीम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां पुलिस की स्पेशल सेल ने एनआर ने एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला राना सिंडिकेट का एक शार्प शूटर गिरफ्तार किया गया है। शार्प शूटर के कब्जे से 2 पिस्टल और 9 कारतूस बरामद किए गए। खबर रायबरेली से है, जहां सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर तलवार लटक रही है। जी हां, आपको बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रशेखर रस्तोगी का जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया है, क्योंकि नगर पंचायत अध्यक्ष का
पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था, लेकिन चंद्रशेखर रस्तोगी ने पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र लगाकर नामांकन दाखिल किया था। जहां पर्चा दाखिल करने के बाद चंद्रशेखर रस्तोगी ने इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत भी हासिल की थी। वहीं अगली खबर आगरा से है, जहां करोड़ों की जमीन पर कब्जा कराने को पुलिस के ऊपर 2 परिवार वालों को फंसाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि जगदीशपुर क्षेत्र में करोड़ों की जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस ने 2 भाइयों के परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। तो वहीं पहले गांजे के मुकदमे में सगे भाइयों को जेल भेजा, फिर अवैध शराब बनाने का मामला बनाकर भाभी और ननद को भी जेल के हवाले के पीछे कर दिया। परिवार को जेल भेजने के बाद पुलिस की शह पर बनारा फैक्ट्री के पास 4 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। बचे हुए परिवार के सदस्यों को पुलिस ने डरा धमकाकर उनका मुंह बंद करा दिया। तो वहीं मामला डीजीपी तक पहुंचने के बाद एसओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। खबर दिल्ली के रोहिणी इलाके से है, जहां पुलिस ने एक हथियारबंद आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से एक लोडेड आधुनिक पिस्टल के साथ 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी की पहचान 23 साल के अरमान मलिक के रूप में हुई है और पिछले 2 आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर बरेली से है, जहां एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर चल रही है, तो वहीं बरेली की तहसील मीरगंज परिसर में संत महात्मा ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजवीर देव ने बताया कि बिटौली नगला गांव में बने आश्रम के पास अन्नपूर्णा गोदाम बनाया जा रहा है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। आश्रम पर अन्नपूर्णा गोदाम बनाने से शिवरात्रि पर लगने वाले विशाल मेला का ग्राउंड की जगह समाप्त हो जाएगी और मेले पर हजारों लोग शामिल होते हैं। अगर यहाँ आश्रम बना तो मेला नहीं लग पाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर संगरूर से है, जहां घावदास में बने सरकारी नशा मुक्ति केंद्र से नशे के आदी 9 युवक वहां से भाग निकले। बता दें कि एनडीपीएस मामले में आरोपी 9 में से 7 युवकों की नशे की लत के चलते कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा था। जहां नशा मुक्ति केंद्र पुलिसकर्मियों और वहां मौजूद स्टाफ पर खाने की प्लेट से हमला करने के बाद युवक शीशा तोड़कर वहां से भाग निकले। तो वहीं लखीमपुर खीरी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 2 जनवरी को कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला प्रकाश नगर में बाउंड्री की दीवार पर शराब की बोतल रखकर पीने से मना करने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद बलराम नाम के शख्स को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद से इलाके में सनसनी का माहौल पैदा हो गया था। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया था और अब पुलिस ने आरोपी कुलदीप वाजपेयी को गिरफ्तार किया है, जिस पर पहले से ही 1 दर्जन गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं एक अन्य आरोपी की पहचान की जा रही है। खबर पटियाला से है, जहां तेज रफ्तार के कारण 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह भयानक हादसा पटियाला के नाबा रोड पर हुआ। पंजाब सरकार की तरफ से घने कोहरे के कारण सख्त हिदायत दे दी गई थी, तो वहीं घने कोहरे तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगली खबर मथुरा से है, जहां थाना कोतवाली के बीएसए चौकी क्षेत्र में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के कमरे का गेट तोड़ने की कोशिश की। वहीं घटना के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मामला बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट के सामने पहलवान मार्केट का बताया जा रहा है। ₹2000 के नोट बंद होने की घोषणा के बाद कई लोग इन्हें बैंक में जमा करने से वंचित रह गए थे। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने नोट जमा करने के लिए खास जानकारी साझा की है। आरबीआई ने कहा कि चलन से वापस लिए गए ₹2000 के नोटों को डाकघरों की मदद से बदला जा सकता है। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।